नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहले देहरादून और अब ऋषिकेश सब्जी मंडी में कोरोना के केस सामने आने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि सभी मंडियों के सैनिटाइजेशन के निर्देश दिए गए हैं, वहीं टेस्ट करवाने के लिए भी कहा गया है। सुबोध उनियाल का कहना है कि ऋषिकेश मंडी भी सतर्कता बरती गई है वहां पर, लेकिन बिना लक्षण वाले मरीजों की पहचान करना मुश्किल है। कृषि मंत्री ने कहा है कि ऐसी किसी शहर और राज्य से सब्जी नहीं मंगवाई जा रही जहां कोरोना केस ज्यादा है। सतर्कता ऋषिकेश मंडी में भी काफी बढ़ती गई थी, लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि आपने देखा जो बिना लक्षण का जो एसिम्प्टोमेटिक जो है, इसको तो आप थर्मोमीटर से भी नहीं देख सकते। तो ऐसा कोई व्यक्ति आगे कहीं ना कहीं संक्रमित किया कर सकता है कहीं पर भी। उधर ऋषिकेश मंडी समिति में रैंडम सैंपलिंग के बाद अध्यक्ष सहित 7 लोगों के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाए गए हैं, जिसके बाद ऋषिकेश मंडी को बंद कर दिया गया है और सब्जी मंडी को सैनिटाइज किया जा रहा है। 24 जून तक मंडी बंद रहेगी और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आईडीपीएल हाट में बड़ी मंडी की दुकानें लगेंगी, जिससे शहर में फल और सब्जियों की आपूर्ति बनी रहे। अब जल्द ही प्रशासन मंडी में काम करने वाले अन्य लोगों की भी रैंडम सैंपलिंग करेगा। देहरादून में भी निरंजनपुर मंडी बंद हुई थी, पर अब ऋषिकेश में मंडी को बंद कर दिया गया है। लगातार सब्जी मंडियां कोरोना काल में बेहद संवेदनशील बनी हुई हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता दीपांकर भट्ट पहुंचे देहरादून की सब्जी मंडी। देहरादून सब्जी मंडी के बाद अब ऋषिकेश सब्जी मंडी में 7 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ऋषिकेश सब्जी मंडी को भी सील कर दिया गया है 24 जून तक। देहरादून सब्जी मंडी 14 तारीख को खुली थी। इस मंडी में अब जो व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की, पुलिस की तरफ से, कि जो भी अंदर जाएगा उसका पास होना जरूरी है, उसकी थर्मल स्कैनिंग होगी, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा 26 मंडियां पूरे राज्य में हैं, जिसमें अनाज और सब्जी मंडी दोनों शामिल है, और सभी जगह पर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि सब्जी हर घर से जुड़ी हुई एक चीज है जिसका इस्तेमाल हर घर में होता है। ऐसे में आप सुरक्षित रहे। सब्जी मंडियों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और देहरादून में जो हमने देखा, यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। कोई एंट्री यहाँ पर परमिट नहीं है, सिर्फ वही एंट्री परमिट है जिसके पास पास हो। तो ऐसे में अब ऋषिकेश और देहरादून के बाद ये सबक सीखने की जरूरत है कि बाकी मंडियों में भी एहतियात बरता जाए। कैमरे से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दून कोविड हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां कोरोना के मरीजों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल में सामान्य मरीजों के लिए व्यवस्थाओं की डिटेल भी ली। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ निरीक्षण करने पहुंची राज्यपाल ने आईसीयू में भर्ती मरीजों से वीडियो कॉल पर बात की, उनका हालचाल जाना और डॉक्टर और नर्सों का मनोबल भी इस दौरान उन्होंने बढ़ाया। आप ठीक है? अच्छा, कैसा इलाज हुआ आपका? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, परेशानी हुई। अच्छा, कहाँ के हैं आप? कहाँ से आए थे? पटेल। उधर टिहरी जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब प्रशासन ने सेकंड एक्टिव सर्विलांस शुरू कर दिया है, जो 22 जून तक चलेगा। इसके तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरे जिले में घर घर जाकर हेल्थ स्क्रीनिंग करेंगे और किसी भी कोरोना संदिग्ध लक्षण पाए जाते हैं तो उसे आइसोलेट किया जाएगा और सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा। डीएम का कहना है कि अभी तक जिले में 31,000 से ज्यादा प्रवासी लौट चुके हैं, जिन्हें भारत सरकार की गाइडलाइंस के तहत पहले 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा और उसके बाद 7 दिन तक होम क्वारंटीन भी किया जा रहा है। सेकेंड एक्टिव सर्विलांस में कोरोना संक्रमण को रोकने में खासी मदद मिलेगी। बड़ी कार्यकर्तियां प्रत्येक घर में जाएंगी जिले के और प्रत्येक घर में हेल्थ स्क्रीनिंग करेंगी। इस स्क्रीनिंग के दौरान अगर कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत के लक्षण हो तो तत्काल हम आइसोलेट करेंगे और आइसोलेट करने के बाद उनके सैंपल की टेस्टिंग कराएंगे। तो अभी तक अगर जनपद की बात करें तो पहले एक्टिव सर्विलांस में हमारे पास कोई ऐसा बड़ा मामला या बड़ा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर कि इस तरह की लक्षण मिल रहे हों। उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों से 5 लोग कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से एक महिला से संक्रमित पाए गए युवक का भाई है और दूसरा बीते 5 जून को दिल्ली से लौटा था। 3 अन्य लोगों के सैंपल हरिद्वार में लिए गए थे। बीते दिनों डूंडा ब्लॉक का एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला था। होम क्वारंटीन में रह रहे युवक के संपर्क में आने से उसकी मां की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि उसके भाई भी संक्रमित मिले थे। फिलहाल 15 लोगों का इलाज चल रहा है और प्रवासियों के बाद अब स्थानीय लोगों पर भी कोरोना का खतरा बढ़ गया है।
अभी 40 केसेस हैं, उसमें से जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई है उसमें 2 केसेस उनकी फैमिली में आए हैं, एक माँ का और भाई का। और इन सारे लोगों को हम लोगों ने और फर्दर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारी की जा रही है और उसमें कंटेनमेंट जोन उसे बना दिया गया उस गांव को। और उसमें रैपिड सैम्पलिंग पहले भी की गई थी। अब हम रैपिड सैम्पलिंग के अलावा जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे या प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे उनको उनकी प्रॉपर सैम्पलिंग करवा के और पूरी नज़र रखेंगे। गलत जानकारी देकर रेड जोन एरिया से उत्तराखंड में आ रहे लोगों को चिन्हित कर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। कोटद्वार प्रशासन ने ऐसे प्रवासियों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है जो अपनी झूठी जानकारी देकर कोटद्वार में एंट्री ले रहे हैं। एसडीएम कोटद्वार का कहना है कि ऐसी शिकायतें मिली है कि प्रवासी रेड जोन से आ रहे हैं लेकिन अपने पास उन इलाकों का बना रहे हैं जिन्हें फैसिलिटी क्वारंटीन करने की बजाय होम क्वारंटीन किया जाना है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम कोटद्वार ने कहा कि जो जिस इलाके से आ रहा है उसके सही जानकारी देने पर ही एंट्री दी जाएगी। देखिए, अभी फिलहाल जो 8 जून का जो उत्तराखंड शासन का जो चीफ सेक्रेटरी सर का लेटर है उसी के रिगार्डिंग बैरियर पे चेकिंग जारी है और उसमें जो एनेक्सर के साथ जो 31 स्थानों का जो लिस्ट आया है वहाँ से आने वाले लोगों को मैंडेटरी फैसिलिटी क्वारंटीन किया जा रहा है एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे शहरों से आ रहा है कि जिसको फैसिलिटी क्वारंटीन किया जाना है और वो अपने आप को उस शहर का ना दर्शा करके ऐसे शहर का दर्शा रहा है जहां होम क्वारंटीन किया जाना है तो ऐसे लोगों पे निश्चित तौर पे कार्रवाई भी की जाएगी। चाइना के साथ हुए घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय किसान पार्टी ने शहीदों के सम्मान में अपने 20 जून तक के सभी कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भी जानकारी दी है और बताया है कि इसके बाद पार्टी अब अपने सेल्फी विद स्वदेशी कार्यक्रम के तहत अब चीन के सामान का पूर्ण बहिष्कार करने की प्राथमिकता दे रही है। भाजपा ने ऐलान किया है कि अब चीन के सामान का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही भगत ने यह भी कहा कि अब भारत बदल चुका है और कोई उंगली दिखाता है तो हिंदुस्तान उसका पंजा ही उखाड़ देता है। पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि अब आगे हम स्वदेशी चीजों पर ही फोकस करेंगे और विशेष रूप से चाइनीज चीजों का बहिष्कार करेंगे। चाइनीज चीज बिल्कुल इस देश में न चले, इसके लिए पार्टी पूरी तरह लग कर कार्य करेगी। चाइना क्या समझता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं बहुत स्पष्ट उनको बनाना चाहता हूं कि अब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है कि हिंदू चीनी भाई भाई कह के तुमने हिंदुस्तान के सीने पर छूटा मारा था। आज हिंदुस्तान तुम उंगली दिखाओगे तो पंजा उखेड़ लेगा, इस ताकत में है। ये हिंदुस्तान मतलब अब वो हिंदुस्तान नहीं है, बदला हुआ बहुत ही जबरदस्त हिंदुस्तान है, शहीदों की धरती है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बयान। बढ़ते आगे, चीन के खिलाफ देश के लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पूर्व सैनिकों ने खटीमा मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। आक्रोशित पूर्व सैनिकों का कहना है कि देश के लिए वो एक बार फिर बॉर्डर पर जाने को तैयार है और सरकार ने उन्हें बॉर्डर पर जाने की इजाजत दी। ये नहीं, पूर्व सैनिकों के खटीमा बाजार में चाइनीज सामान बेचने वाले दुकानदारों का बहिष्कार का भी ऐलान उन्होंने किया है। अनुरोध करूंगा और स्पेशली जो खटीमा के दुकानदार हैं जिन्होंने अपनी दुकान में चाइनीज का आइटम रखा हुआ है उसका जो है बिल्कुल ही बेचना बंद कर दें। अगर उन्होंने बेचना बंद नहीं किया तो मैं जनता से अनुरोध करूंगा और जो है मैं व्यापारी संगठन और ये अपने एक्स-सर्विसमैन लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम हर एक दुकान में जाकर उसका बहिष्कार करेंगे और अगर उसके बाद उन्होंने नहीं माना तो जनता को हम अनुरोध करेंगे सड़कों पर आए और इसके लिए प्रशासन से कार्रवाई करने की उचित मांग करेंगे हम लोग। टिहरी में भी युवाओं ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा है कि भारत सरकार को चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और इस समय लॉकडाउन के चलते सभी युवा अपने घरों में लौटे हैं जो बेरोजगार हैं। सरकार को चाहिए कि वो सेना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करे जिससे युवा सेना में भर्ती हो सके और अपने देश के लिए कुछ कर सके। में क्योंकि देश का सारा युवा अपने कोई बेरोजगार होकर कोई कैसे अपने घरों में बैठा है। भारत सरकार एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोल दे जो सेना में जाना चाहे, सेना का मान बढ़ाना चाहे, देश का मान बढ़ाना चाहे, जिससे चाइना को भी पता चले कि भारत के हर युवा में आज कितना जोश है और वो कितना एग्रेसिव है चीन और पाकिस्तान के लिए। हम सभी युवाओं के अंदर बहुत आक्रोश है जिसकी वजह से जो है हम सारे लोग जो हैं सेना की इस शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देते, नहीं जाने देना चाहते हैं और हम जो है किसी भी तरह से सेना की मदद करने के लिए तैयार है।
नैनीताल में भी चीन का विरोध अब तेज हो गया है। नैनीताल टैक्सी यूनियन ने लद्दाख में चीनी सेना के हमले में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और चीन का विरोध किया गया। इस दौरान चीन सरकार के खिलाफ न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि भारत सरकार से मांग भी की कि अब पाकिस्तान जैसा सर्जिकल स्ट्राइक करे। इसके साथ ही विरोध कर रहे लोगों ने चाइना के सामान का पूर्ण बहिष्कार करने की भी जनता से अपील की है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है, जैसे पाकिस्तान की नापाक हरकत में केंद्र सरकार ने और हमारी भारत सरकार ने एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया था पाकिस्तान को, आज वैसी ही जरूरत चाइना को भी है। केंद्र सरकार को अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसी ही एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करे। अल्मोड़ा में पूर्व सैनिकों ने चीन की राष्ट्रपति का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी भी की। पूर्व सैनिकों ने कहा कि चीन से भारत के सैनिकों के साथ धोखा किया है उन्होंने, जिसमें 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए, जिसमें देश भर के पूर्व सैनिकों में चाइना के खिलाफ नाराजगी है और भारत सरकार का चाइना मुंहतोड़, भारत सरकार जो है वो चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे। चाइना के विरोध में फूका है, जो कि उसने गलत तरीके से और पीठ में छुरा घोंप करके धोखेबाजी के तौर पर हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया है। हम इसके साथ ही साथ सबसे पहले तो उन वो वर्तमान सैनिक जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको और उनके परिवारजनों को पूरी सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ हम ये जिनपिंग सरकार का पूरी तरह से विरोध करने के लिए और कंडम करने के लिए आए हैं। तो लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन की सेनाओं में हिंसक झड़प के बाद दौरान जो शहीद सैनिकों के बाद देश में उबाल है। चीन की इस हरकत के बाद चीन से आजादी की जंग लड़ रहे तिब्बतियों ने भी चीन के खिलाफ आवाज को बुलंद किया है। नैनीताल में तिब्बती दुकानदारों ने ऐलान किया है कि वो आगे चीन का सामान नहीं बेचेंगे और जो सामान है भी जो बचा है दुकान में उसको औने पौने दाम पर वो बेच देंगे, चीन को आर्थिक तौर पर जख्म देंगे। तिब्बत यूथ कांग्रेस के नेता एसी सिथार ने कहा है कि चीन ने सभी पड़ोसियों को परेशान किया है, लड़ने से समाधान नहीं निकलेगा, लिहाजा उनके सामान का बहिष्कार करना होगा और लोगों को यह बात जल्द समझनी पड़ेगी। हम ये भी चाहेंगे कस्टमर भी ये समझे, ताकि कल को जो हमारे पास माल होगा, जो पहले आप खरीदते थे सस्ता मिलता था आपको, तो वो चाइना का माल था, अब आपको थोड़ा महंगा मिलेगा तो वो चाइना का माल नहीं होगा। मगर जो हमारे पास अभी फिलहाल में जो स्टॉक पड़े मार्केट में, जो लोगों के पास पड़ा है, तो वो सामान तो अभी ख़त्म तो करने पर हम उसको ऐसा जला के फेंक तो नहीं सकते, क्योंकि उसमें पैसा लगा हुआ है। तो हम धीरे धीरे उसको बेचेंगे सस्ते में, चाहे भले पहले से सस्ता में बेच के ख़त्म करेंगे। हम नहीं लेंगे फिर माल, चीनी माल लेने की ज़रूरत ही नहीं। जो माल हमें अगर भारत में मिल रहा है, अच्छा खासा माल अच्छे दाम में मिल रहा है, तो हम भी चाहेंगे कि हमारे देश का ही तरक्की हो। हम बगल वाले देश को क्यों तरक्की कराएंगे, है ना। हम भी चाहेंगे कि भारत का ही तरक्की हो, तो हम भारत से ही लेंगे। एक गवर्नमेंट अगर एक प्रॉपर स्टैंड लेगा कि नहीं लेना है वहाँ से सामान, और वही चीज़ अगर इंडिया में मेड इन इंडिया अच्छा बन रहा है तो कोई नहीं लेगा भैया वो। फिर हम लोग तो बिल्कुल नहीं लेंगे ये तो बिल्कुल। चीन ही नहीं बल्कि नेपाल सीमा पर भी गतिविधियां जारी है। कल नेपाल सेना अध्यक्ष ने कालापानी के पास बॉर्डर का दौरा किया। अब ऐसे में मेजर जनरल रिटायर्ड ओपी सवरवाल का कहना है कि नेपाल को चाइना की तरफ से बैक सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि नेपाल सेना अध्यक्ष का बॉर्डर पर दौरा करने का मतलब साफ है कि वह दुनिया कोई दिखाना चाहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का झगड़ा है और ये सब कुछ नेपाल के ही कहने पर हो रहा है। बाउंड्री पिलर्स भी उठा दिए हैं, बाउंड्री पिलर्स लगे रहते हैं, उसको गार्ड तो करता नहीं है, वो भी उन्होंने उठा दिए हैं। वो सिर्फ क्रिएट करने के लिए ये प्रॉब्लम कि दिस इज द प्रॉब्लम विच नीड टू बी अटेंडेड टू, एंड दिस इज there's a written agreement which is available with India and Nepal, which is the boundary, and we have never had any problem. But अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है ये सिर्फ चाइनीज इन्फ्लुएंस के नीचे आ रहा है। तो एक तरफ लद्दाख में ड्रैगन से भारतीय सेना मोर्चा ले रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के लिपुलेख में आईटीबीपी की महिला जवानों ने सीमा की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है। दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों में शुमार गुंजी, कालापानी, नवीढांग और लिपुलेख में महिला जवानों के बुलंद हौसले किसी को भी हैरान कर सकते हैं। यह मेरी जिम्मेदारी का इलाका है श्रीमान, इसमें किसी प्रकार की कोई भी हलचल होने पर अपने कमांडर को सूचित करूंगी और अपने सूझबूझ से कार्य करूंगी। आखिरी गोली आखिरी दम तक मोर्चा नहीं छोड़ूंगी श्रीमान।
17,000 फीट की ऊंचाई पर दहाड़ती आईटीबीपी की ये शेरनी दुश्मन की मौत है और अब ये महिला सिपाही चीन से सीधे लोहा ले रही हैं। साल भर बर्फीले मौसम में रहते हुए ये महिला जवान हर चुनौती का डट कर मुकाबला कर रही हैं। आईटीबीपी में महिला जवानों की भर्ती 2011 से शुरू हुई थी, जिसके बाद भारी संख्या में लड़कियां आईटीबीपी में शामिल हुई हैं। अब तो आलम यह है कि महिला जवान किसी भी मायने में पुरुषों से पीछे नहीं है। रात की ड्यूटी हो या फिर कड़कड़ाती ठंड में दुश्मन पर नजर रखनी हो, इनकी चौकस निगाहें सीमा की सुरक्षा पर हर वक्त टिकी रहती हैं। लड़कियां जैसी ड्यूटियां हमारे जवान करते थे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर हर ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं। 10,500 फीट पर आईटीबीपी की गुंजी चौकी हो या फिर 17,000 फीट की ऊंचाई पर लिपु लेक, हर जगह इन दिनों महिला जवानों ने ही मोर्चा संभाला है। आमतौर पर निचले इलाकों से आई आईटीबीपी की महिला जवानों ने उच्च हिमालयी इलाकों में लड़ने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। इनकी कड़ी मेहनत जहां आधी आबादी के लिए प्रेरणा है, वहीं देश प्रेम के इनके जज्बे के आगे हर मुश्किल आसान है। और नीचे से यहाँ बहुत वातावरण में बहुत चेंजिंग है नीचे से, पर जब सब सर हैं हमारे सब ये करते हैं तो हम भी उनको देख के हमको भी थोड़ा, और फिर ये इसमें ज्वाइन किया है हमने तो सोच लेते हैं जब इसे आ ही गए इसमें आईटीबीपी में तो सब कुछ करना पड़ेगा जो भी आएगा। 1955 से पहले चीन सीमा से सटे इन इलाकों में महिला तो दूर, पुरुष जवान भी रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल गए हैं। महिला जवान पुरुषों के साथ कदमताल करते हुए सीमा की सुरक्षा में जुटी हैं। 10,500 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी की ये गुंजी चौकी है। गुंजी का जो मौसम है साल भर खराब रहता है, जिस कारण यहाँ के जो जवान हैं उनको साल भर इस मौसम का सामना करना पड़ता है। बावजूद देश की सुरक्षा के लिए उनके कदम कभी पीछे नहीं हटते हैं और पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि पुरुष जवानों के साथ महिला जवान भी कदम से कदम मिलाकर साथ दे रही हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, गुंजी, पिथौरागढ़। तो चंपावत जिले के टनकपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। टनकपुर पुलिस ने एक स्मैक तस्कर और साइकिल चोर को पकड़ा है और अब ये दोनों ही रैपिड टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चंपावत सीएमओ के मुताबिक दोनों का अब रैपिड टेस्ट लिया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद अब दोनों का कोरोना सैंपल हल्द्वानी सुशीला तिवारी भेज दिया गया है। वहीं स्मैक तस्कर और साइकिल चोर को पकड़ने वाले पुलिसकर्मियों का फिलहाल क्वारंटीन उन्हें किया जा सकता है। साथ ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। साइकिल चोर और स्मैक चोर पकड़े गए हैं जो पुलिस के द्वारा। वे दोनों रैपिड जो हमारा टेस्ट होता है जिसको हम रैटी टेस्ट कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। इन दोनों संदिग्ध जो पॉजिटिव हमारे पास के हैं, इन दोनों के सैंपलों को जो आरटीपीसीआर टेस्ट है हम सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं। उसी के बाद ये बताया जाएगा कि जो संदिग्ध है ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। कमलेश भट्ट ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कमलेश, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है पूरी? आशीष, ये मामला आज का है जब पुलिस ने स्मैक और एक साइकिल जो चोर था उसको पकड़ा है। उसके बाद आज जब इनको पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके बाद जब जेल भेज रहे थे उससे पहले इनका एक रैपिड टेस्ट हुआ जिसमें दोनों कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये वाकई एक उन पुलिस कर्मियों के लिए भी दहशत की बात है कि जो इसको लेके आए थे और ये टनकपुर कोतवाली में भी रहे। अब उसके बाद सीएमओ का कहना है कि रैपिड टेस्ट हुआ है, अब इनका कोरोना सैंपल अब हल्द्वानी सुशीला तिवारी भेज रहे हैं। उसके बाद आगे जो भी कोरोना का इनकी रिपोर्ट आएगी उस पर वो किया जाएगा। बहरहाल ये पूरे मामले में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। कल भी एक ऐसा ही मामला आया था कि देहरादून क्वारंटाइन सेंटर से एक महिला की यहाँ पर आ गई और यहाँ आने के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और कोरोना मुक्त हो चुके चंपावत जिले में। फिलहाल अभी ये तीसरा मामला इस तरीके का आया है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश इन तमाम जानकारियों के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात अब मौसम की करते हैं तो मौसम विभाग ने राज्य में आज शाम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 18 जून यानी आज से ही ये बारिश का अलर्ट है और 24 जून तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही कुछ जगहों पर बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आप देखेंगे कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है पूरे प्रदेश में करीब अनेक जगहों में मिलने शुरू हो जाएगी और कल परसों में भी इसी तरह से पूरे प्रदेश में वो रहने वाली है।
जहाँ तक 21 से आगे बात करें तो एक्टिविटी और भी थोड़ा इंटेंसिटी जो बढ़ेगी, और ख़ासकर 23, 24, 25 में अगर बात करें तो जो हैवी रेन्स भी है वो भी मैं कहूँगा कि जो है जो आइसोलेटेड है, लेकिन हाँ ये कि नंबर ऑफ स्टेशन ज़्यादा आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। वहीं बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। मॉनसून सीजन को देखते हुए आईजी एसडीआरएफ संजय गुंजियाल ने कहा है कि एसडीआरएफ की टीमों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। ऐसे क्षेत्र जो आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील है, वहां टीमें पहले से तैनात कर दी गई हैं। 19 तारीख तक के डिटेल्स है, उसमें मॉडरेट तक रेनफॉल की बात कही है और इनफैक्ट हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उन्होंने अपना अनुमान भेजा है, पे डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं। साथ में हमारी रिजर्व में हमने कुछ रखे हुए हैं जो कि जैसे जैसे जहां पर आवश्यकता आती है या फिर वेदर फोरकास्ट मिलता है उस हिसाब से उनका मूवमेंट कराएंगे। श्रीनगर कॉलेज में यूजी और पीजी कोर्सेज के बाद अब पैरामेडिकल कोर्सेज भी शुरू हो सकेंगे। एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी से कोर्सेज संचालन को मान्यता मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इनमें 3.5 साल कोर्स की टाइमिंग और 30 सीटों वाले 3 डिग्री कोर्सेज जिनमें बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बैचलर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी और बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स शामिल हैं। तो 3 साल के ये 3 कोर्स होंगे जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में ये नए कोर्स से भी मान्यता मिल चुकी है और हमारे सारे जितने भी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फैकल्टी हो, चाहे हमारे डेमोन्स्ट्रेशन रूम हो, लेक्चर हॉल हैं, वो हमारे पास उपलब्ध हैं। कब से शुरू हो जाएगा ये 2020-21 से जो है हमारा सब तो शुरू हो जाएगा। हमें जो है यूनिवर्सिटी अपने लेवल से एग्ज़ाम करती है, जब काउंसलिंग होगी तो यूनिवर्सिटी हमें भी जो है सीट देगी। तो पहाड़ दूर से देखने में जितने खूबसूरत दिखते हैं, नजदीक जाएं तो उतने ही सुकून भी देते हैं। गर्मी में सर्दी का एहसास देने वाले हिल स्टेशन अब भी कोरोना की चपेट में है। इस सीजन में सैलानियों से रंगीन रहने वाला नैनीताल सूना दिखाई दे रहा है। जून के महीने में कभी सैलानियों की रौनक से भरी इस माल रोड में इस बार सन्नाटा है। तो नैनीताल में पल पल बदल रहे इस दिलकश नजारे से भी सैलानियों की पहुंच दूर है। गर्मी में भी सर्दी का एहसास दे रही नैनीताल की वादियों में कोरोना संक्रमण के चलते माल रोड पर ऐसी ही वीरानी छाई है। बैंड स्टैंड हो, तिब्बती मार्केट या फिर हिमालय दर्शन समेत अन्य पर्यटन स्थल, सभी का हाल कुछ ऐसा ही है। 3 महीने के लॉकडाउन में अब भी राज्य से बाहरी पर्यटकों का इंतजार है, पर जो आसपास के लोग आ भी रहे हैं वो भी गुजरे दौर के दिनों की ही याद कर रहे हैं। 3 महीने से घर के अंदर रहने के आदी हो चुके थे, लेकिन अभी मौसम और नैनीताल को देख के तो किसका मन खुश नहीं होता। पहाड़ों में आके तो वैसे ही हर पहाड़ी को अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बस उम्मीद है कि सब ठीक हो जाए बहुत जल्दी, सब जल्दी कोरोना से मुक्त हों। सीजन जो होता है नैनीताल का वो भीड़ को लेके ही था। भीड़ दी तो सुनसानी लग रही है, इस जाड़ों की फील आ रही है। बहुत पुरानी जो सीन नैनीताल के हुआ करते थे ना मूवीज में, वो फील हो रहा है कि लॉकडाउन चला, लेकिन हम तो उसका अभ्यस्त हो चुके हैं। अब बाहर निकलने में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है तो लेकिन चलो अच्छा लग रहा है आज 3 महीने बाद बाहर निकल के। पहाड़ों में अप्रैल से जून तक पर्यटन सीजन होता है। जून महीने में हिल स्टेशन न सिर्फ सैलानियों से गुलजार रहते हैं, बल्कि जून में तो यहाँ मेले जैसा माहौल भी देखने को मिलता है। नैनीताल की माल रोड पर पर्यटकों की चहलकदमी से न सिर्फ शहर की रौनक खूबसूरत होती रही है, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट और बोट टैक्सी के कारोबार को भी काम मिल रहा था।